गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हर टॉपिक में ऐसा नहीं बोलता कि ये सब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बेसिस पे वेक्टर्स को रिजॉल्व करना यानी दो पार्ट्स में तोड़ना हम सीखेंगे और उससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक कर देना, तोड़ देना। तोड़ देना मतलब दो टुकड़ों में अलग अलग कर देना। दो में कर सकते हो, तीन में कर सकते हो, इनफाइनाइट टुकड़ों में भी कर सकते हैं। तो जनरली हम दो टुकड़ों में करते हैं उसको। तो वेक्टर को ब्रेक क्यों करते हैं दो टुकड़ों में, तो उसका क्या रीजन है? तो उसके लिए मैं तुमको एक ऐसी जनरल बात पूछता हूं। पहले मान लो कि मैंने दो आदमी नौकरी पर रख लिया। ठीक है, एक को बोला कि भाई दोनों को बोला कि तुम लोगों को काम है। एक को बोला कि भाई तुम क्या करा करो कि मेरी टेबल पे पानी रख दिया करो जहां मैं पढ़ाता हूं, और दूसरे से बोला कि तुम जो है वो मैं बोर्ड जिस पे पढ़ाता हूं उसको साफ कर दिया करो। अब क्या हुआ, अगले दिन में आया तो मैंने किसी को स्पेसिफिकली ये नहीं बताया था कि तुमको ये करना है ये करना है, बस दोनों को बोल दिया कि भाई बोर्ड जो है वो साफ हो जाना चाहिए, पानी जो है वो भरा हुआ मिलना चाहिए। अगले दिन में आया तो कुछ भी नहीं हुआ, ना बोर्ड साफ था ना पानी भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कुछ असाइन करके नहीं गया था, और अब कुछ भी नहीं था तो मैं उनसे बोल भी नहीं सकता कि तुमने काम नहीं किया। तो अब मैंने क्या किया कि रामू को बोल दिया कि तेरे को पानी भरना, और श्यामू को बोल दिया तेरे को बोर्ड साफ करना। अगले दिन यदि पानी भरा हुआ नहीं मिला तो श्यामू का नहीं रामू का गला पकड़ना अपने को। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी चीज को दो पार्ट्स में यदि ब्रेक कर दें तो क्लैरिटी आ जाती है कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। अब जैसे मान लो कि कोई फोर्स लगाया अपन ने, अब वो फोर्स लगाया तो वो फोर्स किसी चीज को ऊपर उठाएगा कि आगे ले जाएगा। तो अगर अपन उसको रिजॉल्व कर दें दो पार्ट्स में तो हमको क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो उसको ऊपर उठाने वाला है कि आगे ले जाने वाला है, कि दोनों जिम्मेदारियां हमने उसको सौंप रखी है, तो कितना हिस्सा उसको ऊपर उठाएगा, कितना हिस्सा उसको आगे ले जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और रिजोल्यूशन करना भी सीख लेते हैं फटाफट। बहुत काम आएगा, रिजोल्यूशन हर जगह पे काम आता है, इसके बिना काम ही नहीं चलता। तो सबसे पहले यहां पे देखें कि मान लें कि मैंने बोला कि ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है। ठीक है, अब यहां पे क्या किया, एक बॉल रख दी मैंने, ये बॉल। इस बॉल को यदि मैं इस साइड से किक करूंगा तो ये किधर जाएगी? तो सीधी बात है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी। और अगर मैं नीचे से किक करूंगा तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर उठेगी। ये आगे जा रही है, ठीक है ना, ये वाले केस में आगे जा रही है, इसमें ऊपर उठ रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने उस बॉल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की जगह ऐसे क्लिक कर दिया, ऐसे। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसे क्लिक कर दिया तो उस केस में ये बताओ कि ये बॉल किधर जाएगी? बताइए। तो बताया आपने कि किस साइड जाएगी, तो उसका आंसर है ये ऐसे जाएगी कि ऊपर भी उठती हो और आगे भी जाती हो, ऐसे कुछ जाएगी। सही बोल रहा हूं मैं? ऐसे कुछ जाएगी। अब ये ऐसे कुछ जाएगी तो उस केस में मान लो यूं जाके यूं गिर गई इधर से। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि क्या ये आगे बढ़ी? तो उसका आंसर है हाँ आगे बढ़ी। क्या ये ऊपर उठी? तो हाँ, उसका आंसर ऊपर उठी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस फोर्स के अंदर, ये जो फोर्स लगाया था, इस फोर्स के अंदर दो फोर्स छुपे हुए हैं, एक जो उसको आगे ले जाता है और एक जो उसको ऊपर उठाता है। ठीक, अब हमने क्या किया कि अगली बार बॉल फिर से फेंकी। अब की बार बॉल यूं चली गई, यूं चली गई तो हमने उससे पूछा कि भाई अब की बार बॉल ऊपर क्यों नहीं उठ रही, आगे आगे क्यों जा रही है? ज्यादा आगे जा रही है, नहीं ये वाला आदमी सही काम कर रहा है, ये वाला आदमी सही काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर दो आदमी हैं। तो किस आदमी को डांट लगानी है, किस फोर्स को डांट लगानी है, कौन है ऐसा जो उसको ऊपर नहीं उठा रहा, उसके लिए हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इस फोर्स को। ठीक है, जिसने इसको ऐसे चलाया, तो उस फोर्स को जब अपन ब्रेक करेंगे तो अपने को पता पड़ेगा कि इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, दो पार्ट्स हो गए। एक पार्ट आगे ले जाता है, एक पार्ट ऊपर ले जाता है। जो ऊपर ले जाने वाला पार्ट है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो अपन ये पता करेंगे कौन सा पार्ट ऊपर ले जा रहा है, कौन सा आगे ले जा रहा है। तो मान ले कि ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा था। ठीक है, ये फोर्स ऐसे लग रहा था, तो अब ये किसी एंगल पे लग रहा होगा। तो ये एंगल पे लग रहा होगा, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक कंपोनेंट, एक टुकड़ा, एक हिस्सा, उसको अपन बोलेंगे एफ कॉस थीटा, विच इज कॉल्ड एफ एक्स। ठीक है, एफ कॉस थीटा वैल्यू कैसे ये भी बताऊंगा, पहले समझ लो एफ एक्स। एफ एक्स मतलब वो कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस की तरफ है या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में।
दूसरे नंबर पे ऊपर की तरफ जाने वाला कौन सा, एफ वाई विच इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये कंपोनेंट जो कि ऊपर की तरफ इसको ले जाने के लिए जिम्मेदार है, एंड इट इज कॉल्ड द वर्टिकल कंपोनेंट। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अपन ने कितने पार्ट्स में किया, उसको 2 पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स, पहला हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या करता है भाई, उसको आगे ले जाता है। इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी जिम्मेदारी है आगे ले जाना, ठीक है। और दूसरा है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल है ना ऊपर की तरफ, तो वर्टिकल कंपोनेंट की जिम्मेदारी क्या है, तो इसकी जिम्मेदारी है ऊपर उठाना। अब इन दोनों में से कौन काम सही नहीं कर रहा, ये वाला सही नहीं कर रहा, तभी तो बॉल ऊपर नहीं जा रही, ज्यादा आगे तो जा रही है, बढ़िया। तो हम क्या बोलेंगे, एफ साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हाइट एंड एफ कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंज, जो आगे की तरफ जा रही है, ठीक। तो इस तरीके से रिजोल्यूशन करते हैं, ये इसका मीनिंग रहता है। अब ये एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा आया कहां से, ये बताना तुमको, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करी है मैंने, तो मैं नीचे फिर से डायग्राम बनाऊंगा और कंपोनेंट करेंगे। अभी अपन ने जो कंपोनेंट करे उसको अपन 2 डायमेंशनल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। 2 डायमेंशनल इसलिए क्योंकि 2 दिशाओं में करे, 3 दिशाओं में कर देते एक्स वाई और जेड में, तो 3 डायमेंशनल कंपोनेंट हो जाता। तो अब ये 2 डायमेंशनल कंपोनेंट है क्योंकि 2 दिशाओं में हो रहा है, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो 2 डायमेंशनल कंपोनेंट कौन कौन से हो गए भाई, एफ कॉस थीटा हो गया और एक क्या हो गया, एफ साइन थीटा हो गया। तो 2 डायमेंशनल कंपोनेंट हमने कर दिए। अब हुए कैसे, इसको यदि कोई पूछे कि ये हुए कैसे, तो इसको अपन करने के लिए क्या करेंगे, एक सेकंड रुकें जरा, मैं इसको रीसेट कर दूं। हाँ, अब इसको अपन करने के लिए क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो ये अपनी एक्सिस बना ली मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां से एक वेक्टर ले लिया। ये वेक्टर कैसा भी ले सकते हैं, इधर साइड ले लिया मैंने, ये वेक्टर है, इसका नाम है एफ, एफ यानी फोर्स, वी वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता, ठीक है। इसने एंगल बनाया थीटा। अब थीटा एंगल बनाया तो क्या होता है, बेसिकली इस एक्स एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, ये एक्स एक्सिस है। बेसिकली क्या होता है कि कंपोनेंट, ध्यान से सुनना, कंपोनेंट इज द प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कंपोनेंट क्या होता है, बोले प्रोजेक्शन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन मतलब क्या, छाया, छाया कि नहीं तुम्हारे दिमाग में, छाया, छाया मतलब क्या, हिंदी में बोले तो परछाई, परछाई बोले तो शेडो, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट बेसिकली होता है शेडो। मान लो कि ये जो एफ लिखा, ऊपर से लाइट डालो तो इसका शेडो पड़ेगा यहां पे, अरे यहां से लाइट डालो ये, तो इसका शेडो पड़ेगा। तो वो शेडो कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना, तो ये वाला हिस्सा उसका शेडो होगा ना। तो दिस इज द एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस पे। और अगर तुमने लाइट इधर से डाली तो इस वाली लाइन का शेडो वाई एक्सिस पे आएगा। वो वाई एक्सिस पे आएगा कैसा, यहां से एक लाइन यूं खींचते हैं तो यहां से यहां तक का शेडो आएगा, ये वाला इतना हिस्सा, तो इसको बोलेंगे कि ये वाला शेडो है किस पे, वाई एक्सिस पे। आई बात समझ में। तो दिस इज द शेडो ऑन वाई एक्सिस, शेडो ऑफ वेक्टर ऑन y axis, and this is the shadow of vector on x axis, so it is called x component, ठीक है, which is the shadow, लिख लेना उसको। और ये वाला क्या है, ये है y component। अब वैल्यू निकालनी कि ये कितना, ये कितना, तो सिंपल सी बात है। तो मैं मान लो कि मैं इसका नाम देता हूं a, इसका देता हूं b, इसका नाम देता हूं c, इसका नाम देता हूं d। तो तुम्हें a b निकालनी है वैल्यू। तो x कंपोनेंट किसके बराबर है भैया, ए बी के बराबर, ये निकालना पहले तो। अब ए बी के बराबर तो भैया ट्रिग्नोमेट्री लगा दो इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, इस ट्रायंगल में बेस बोलो कौन सा है, तो जिसके साथ एंगल उसके साथ बेस, ये बेस है, इट इज बेस इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ही फोर्स है, उसको अपन एफ लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इट इज द फोर्स, और जब उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एफ लिखेंगे, उसमें वेक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अगर वेक्टर लगाने की इच्छा है तो फिर 2 डंडी खींच देना, उसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस या वैल्यू। हमें ए बी निकालना था, ए बी यानी कि सिर्फ वैल्यू ऑफ एफ इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कुछ किताब वाले
वेक्टर लगाने के बाद दो डंडी लगा देते हैं या कुछ उसके ऊपर से वेक्टर उड़ा देते हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों ही मॉडुलस है, मॉडुलस इन वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, ए बी की। ए बी क्या, एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट को ही अपन एफ एक्स बोलते हैं, तो इसको एफ एक्स बोल सकते हैं। तो इससे मिल गया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एफ कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आ गया। तो एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे थे अपन, तो एक्स कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा। अब अपन वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ऊपर ही निकाल लेते हैं वाई कंपोनेंट, ये साइड में जगह है, ठीक है। तो दूसरा है वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट भैया बताओ देख के क्या है, तो यहां से यहां तक का वाई कंपोनेंट एडी है, एडी। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, इस वाले की। तो तुमको ये पता है कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, सबको पता है, तो इसको थीटा लिख सकते हैं। अब इस ट्रायंगल के अंदर लगाओ साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी, पी इज परपेंडिकुलर। इस वाले ट्रायंगल में ये बेस है, क्योंकि थीटा के साथ है ना, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है ये वाला हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज एडी, यही निकालना अपने को। और हाइपोटेन्यूस वही है एफ, ये एफ, इससे एडी की वैल्यू आ गई, एडी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। और इस एडी को ही अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे इट इज द वाई कंपोनेंट एफ वाई विच इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये जो मैं बोल रहा था कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कैसे आते हैं, तो एक्स कंपोनेंट आता है एक्स कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट आता है वाई साइन थीटा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, यहां से पूरा लिख लीजिए। कंपोनेंट्स करना मतलब क्या, जिम्मेदारी छोड़ डाल देना किसी के ऊपर, ठीक है। और बेसिकली वो होता क्या है, तो वो एक तरीके की छाया होती है, प्रतिबिंब होता है उसका। चलो नीचे ले रहा हूं मैं, ये लिख लें, वाई कंपोनेंट पहले भी लिख सकते हो, एक्स कंपोनेंट के पहले भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। कर लिया नोट, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबा दिया करो, ये एक्स कंपोनेंट, पॉज दबा दें। चलिए अब आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस केस में हमको ये पता पड़ गया कि अगर उसने बोला कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स है, वाई है, और ये वेक्टर है। अब ये वेक्टर है, तो ये फोर्स वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, अभी फिलहाल मैं फोर्स लिख देता हूं। यहां पे उसने एंगल दे दिया 30 डिग्री, और इस फोर्स की वैल्यू दे दी उसने 60 न्यूटन। क्वेश्चन ये पूछा कि फाइंड, क्या पूछा, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस 2D में दो ही होंगे, 3D में तीन हो जाएंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस, जो कि आईजेके में आते हैं, वो भी बाद में बताएंगे, 2D वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए अपन सिंपल बोलेंगे कि एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है एफ कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है एफ साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन एफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, वैल्यू रखो उसके अंदर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 60 न्यूटन, तो यहाँ एफ की जगह 60 न्यूटन आ जाएगा, इनटू कॉस थीटा जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। इससे एफ एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 60 कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ये वाला इससे 30 बार कैंसिल, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 30√3 न्यूटन, ये आ गया तुम्हारा एक्स कंपोनेंट। सेकेंड पे निकालना वाई कंपोनेंट विच इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो एफ की जगह लिखा मैंने 60 साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 इज 1/2 विच इज इक्वल टू 30, कैंसिल आउट हो गया इससे, तो ये आ गया 30 न्यूटन, यूनिट वही आएगी उसकी न्यूटन, क्योंकि फोर्स है, ठीक है। ये आ गया आपका वाई कंपोनेंट। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि एक्स दिशा में, एक्स दिशा में इसका टुकड़ा, इसका कंपोनेंट 30√3 है, और वाई दिशा में इसका टुकड़ा जो है वो 30 न्यूटन है। इसका मतलब आगे ज्यादा जाएगा कि ऊपर ज्यादा उठेगा, तो सिंपल सी बात है, ये आगे वाला दमदार है इसलिए आगे ज्यादा जाएगा, ऊपर कम उठेगा, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी कुछ आएगी, आगे ज्यादा ऊपर कम। यहीं पे मैं 30 डिग्री की जगह 60 कर देता तो ये वेक्टर यूं हो जाता, तो फिर ये ऊपर ज्यादा उठता और आगे कम जाता, फिर इसके कंपोनेंट पलट जाते, ये वाला इधर चला जाता है या इधर चला जाता है, क्योंकि cos 60
आ जाता है, यहाँ पे cos 60 1/2 होता है तो इसलिए 30 आ जाता, और ये वाला √3/2 होता है तो ये वाला इधर चला जाता। आ रही बात समझ में? तो 60 डिग्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन घुमाते हैं, पहले इसको नोट कर लो, पॉज दबाओ, नीचे ले लूं, चेहरा अटक जाता कभी कभी, याद नहीं रहता। चलो अब नीचे ले रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाते हैं। ये इसने दिया हुआ है ऐसा, ये यहां से एंगल अब की बार उसने यहां से दे दिया 60 डिग्री। उसने पूछा इधर का कंपोनेंट क्या और इधर का कंपोनेंट क्या। अब सिंपल सी बात है कि अगर F की जगह मैं बोल दूं कि इट इज 12 न्यूटन, तो कंपोनेंट्स निकालिए, फाइंड द कंपोनेंट्स, ये क्वेश्चन है। अब सिंपल सी बात है, एंगल तुम चाहो तो यहां पे 30 कर लो, क्योंकि ये पूरा 90 है, इसमें से माइनस कर 30 के हिसाब से सॉल्व कर लो, एक ऑप्शन। लेकिन इससे बढ़िया ऑप्शन ये है कि जिसके साथ थीटा दिया है उसके साथ कॉस होता है, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे तो तुम थीटा बदल पा रहे हो, किसी किसी जगह पे नहीं बदल पाओ। तो सिंपल जरा याद रखना फॉर्मूला, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, ऐसा पहले भी आया था, देखो, ठीक है। हमने कॉस किस साइड लिया था, ध्यान से देखें, यहाँ पे 30 डिग्री जिस लाइन के साथ थीटा बना था उसी के साथ कॉस लिया था ना, तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। यहाँ पे भी जिसके साथ ये थीटा है तो ये कॉस, इधर साइड थीटा दिया जाए तो ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, ट्रिग्नोमेट्री बदल जाएगी ये वाली जो अभी डिराइव करा अपन ने। तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, ठीक है, ये सूत्र लिख लो, शिरीष सर का सूत्र, ठीक है, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, जिधर थीटा है उधर साइड कॉस, क्लियर हुई बात। अब यहां पे जो है ये वाला क्या हो जाएगा आपकी बार एफ कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा कंपोनेंट, लेकिन ये कहलाएगा अलोंग एक्स एक्सिस ही, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही है ना, और ये वाला वाई एक्सिस है तो ये एफ वाई कहलाएगा। भाई थीटा बदल दिया तो नंबर बदल गए ना। तो अब अपने को सॉल्व करना है, तो यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की जगह 12 साइन और 60। अब उसको 30 मत करना इधर साइड, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट लगा लिया ना। अब थीटा चेंज करने की जरूरत नहीं है, जहां है वहीं है, उसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, इसके साथ थीटा इसके साथ साइन, तो इट इज इक्वल टू 12 साइन 60 कितना होता है √3/2। ये वाला इससे 6 बार कैंसिल, ठीक है, ये वाला से 6 बार कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 6√3 न्यूटन। ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स कंपोनेंट। और सिमिलरली वाई कंपोनेंट निकालना है ये वाला, तो वाई कंपोनेंट निकालने के लिए क्या बोलना, एफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ की जगह 12 कॉस 60 विच इज इक्वल टू 12 कॉस 60 होता है √1/2। ये वाला इससे 6 बार कैंसिल, तो कुल मिला के कितना बचा 6 न्यूटन। ये इसका कंपोनेंट आ गया, क्लियर हुई बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र फॉर्मूला लिख लो, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, जनरली इधर ही थीटा रहता है, लेकिन क्वेश्चन घुमाने के लिए इधर साइड थीटा दे सकता है। चलिए अब उसके बाद पॉज दबा दीजिए, नीचे ले रहे हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस अपन इसके करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ये, और थोड़े कठिन क्वेश्चन भी कराऊंगा बाद में। एक पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ले लूं, तुम लोग करके देखो। ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है जिसका नाम है थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है, और ये F इज इक्वल टू मान लो कि 15 न्यूटन है। तो फाइंड द कंपोनेंट्स, फाइंड द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, इधर साइड थीटा है ना, तो ये वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब एफ एक्स इज इक्वल टू निकाल लेते हैं अपन, एफ कॉस थीटा लगा रहा हूं मैं, विच इज इक्वल टू एफ की जगह मैंने लिखा 15 न्यूटन, सही है, तो एफ की जगह लिखा 15 न्यूटन कॉस ऑफ 37, कॉस 37 की वैल्यू डालेंगे। अब किसी किसी को कॉस 37 साइन 37 की वैल्यू नहीं पता होगी, तो मैं एक बार सिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूज, क्योंकि अच्छे से कट जाती हैं ये, ठीक है। एफ साइन थीटा वाला लगाओगे वाई निकालने के लिए तो 15, और यहाँ पे भी साइंस 37 की वैल्यू चाहिए रहेगी उसको,
ठीक है, तो साइन 37 की वैल्यू अभी यहाँ डाल देंगे, कॉस की यहाँ डाल देंगे, आंसर आ जाएगा अगली स्टेप में। क्लियर हुई बात। अब सबसे पहले एक चीज याद रखना, फिर एक कंसेप्ट, उसका नाम है 3 4 का 5 ट्राइंगल। श्री सर कंसेप्ट, ठीक है, 3 4 का 5 ट्राइंगल। 3 4 का 5 ट्राइंगल क्या होता है? तो 3 4 का 5 ट्राइंगल होता है, एक तरफ 3 मीटर लंबी साइड, दूसरी तरफ 4 मीटर लंबी साइड, अपने आप ही लास्ट वाली 5 मीटर लंबी साइड। ठीक है, अब इसमें दिख रहा है ये वाली 3 मीटर की है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ये वाली 4 मीटर की है, और ये वाली अपने आप ही पाइथागोरस से 5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अरे भैया पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूस निकलेगा ना अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25 होता है, तो रूट आ जाएगा ना उसका 5। ठीक है, तो ये 25 का रूट अपन ने ले लिया विच इज इक्वल टू 5। अब ये वाला एंगल अगर कोई पूछे कितना है, तो ये ध्यान रखना कि जो छोटा रहता है उसके सामने छोटा एंगल आता है, तो ये 37 डिग्री होता। ठीक है, अब ये ट्रायंगल याद रहेगा और 3 के सामने 37 डिग्री रहेगा, ये भी याद रह जाएगा तुमको। अब छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, अब इससे तुम निकाल सकते हो साइन 37 कॉस 37 की वैल्यू। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मेरा चेहरा तो नहीं हट रहा, नहीं हट रहा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है भाई इसके अंदर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो इट विल बी 4/5। ये किसकी वैल्यू आई? कॉस 37 की। किसकी वैल्यू आई? कॉस 37। कॉस 37 इज 4/5। साइन थीटा यानी साइन 37, साइन 37 इज पी बाय एच। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर देखो कौन सा, तो परपेंडिकुलर इज दिस एंड हाइपोटेन्यूस दिस। हाइपोटेन्यूस तो 90 के सामने वाला ही होता है ना, तो हाइपोटेन्यूस तो यही है, परपेंडिकुलर तो बेस है ना जिसके साथ एंगल है, तो परपेंडिकुलर इज 3, तो 3/5। तो ये वैल्यू आ गई 3/5 और 4/5। तो cos 37 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे अपन 4/5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। ये याद रख लेना वैल्यूज, ये इससे 3 बार कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 3 12 न्यूटन, और ये इससे 3 बार कैंसिल, तो 3 3 9 न्यूटन। क्लियर हो गई बात। तो ये 3 4 का 5 ट्रायंगल तुमने याद रखना है। इस 3 4 के 5 ट्रायंगल को एक बार और यूज करेंगे। ठीक है, और यूज करेंगे तो पहले तुम इसको नोट कर लो क्वेश्चन को। कर लिया नोट? पॉज दबा दो। चलो एक बार और ट्रायंगल को यूज करेंगे, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। मान लो कि ये एंगल उसने दिया होता 53 डिग्री, और ये वाला जो फोर्स है ये होता 60 न्यूटन का। अब उसने पूछा है कि फाइंड कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मीन्स 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पहला वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा F इक्वल टू 60 cos 53, जिसके साथ थीटा, उसके साथ कॉस, ये थीटा इधर होता तो कॉस इधर चला जाता, ये हो जाता F y विच इज इक्वल टू 60 साइन 53। इसका मतलब तुम्हें साइन 53 और कॉस 53 की वैल्यू चाहिए। तो ये जो ट्रायंगल था ना अपना 3 4 का 5 ट्रायंगल, उसी से निकल आएगी। देखो कैसे, ये वाला 37 है, ये 90 है, तो ये अपने आप ही 53 हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 होने चाहिए। तो ये 37 में 53 जोड़ो, 5 6 7 8 और ये 9, 90 डिग्री हो रहा है, 90 प्लस 90 180, इसका मतलब ये 53 है। ये 53 है, तो इसी ट्रायंगल का 3 4 का 5 ट्रायंगल का ही अपन उपयोग कर लेंगे, दुरुपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसका अपन दुरुपयोग कर लेते हैं। ये दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या दुरुपयोग? इधर साइड है 53, अब वो 37 मत लिखना, ये तो 3 था, ये 4 था, ये 5 था, अब निकल जाएगी वैल्यूज। अब किसी ने पूछा कि cos 53 की वैल्यू निकालो। cos 53 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है भाई? दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेन्यूस। बेस इज 4, हाइपोटेन्यूस 5, तो इट इज 4/5। ठीक है, दूसरा है साइन 53। साइन 53 इज P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन सा इसका? तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस, तो ये वाला परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी बेस है, ये वाला उल्टा कर दिया, ये बेस है, 3 ही आएगा यहाँ पे। और ये वाला क्योंकि जिसके साथ एंगल उसके साथ बेस बनेगा ना, तो ये है, तो ये बेस हो जाएगा। दिस इज बेस,
दिस इज हाइपो, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं। और ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर है। एक्चुअली क्या होता है, जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ बेस बनता है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 और हाइपोटेनस 5 है। इसका मतलब इसकी वैल्यू पलट गई, 3/, कॉस में 3/5 आ गई। पिछली बार देखो कॉस में 4/5 थी, ठीक है, और साइन में 3/5 थी। इस बार कॉस में 3/5 और साइन में 4/5। ठीक, तो अब इसकी अपन वैल्यूज डाल देते हैं भैया, यही सॉल्व कर देता हूँ। आगे कहाँ ले, तो f की वैल्यू यहीं सॉल्व कर देता हूँ। तो f विच इज इक्वल टू 60 cos 53, cos 53 3/5, ये इससे 12 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 3 हो जाएंगे 36 न्यूटन। तो ये एक आंसर आ गया। और दूसरा वाला जो है वो हो जाएगा 60 sin 53, sin 53 इज 4/5, 4/5 ये इससे 12 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 12 इंटू 4 हो गया 48 न्यूटन। तो एक ही आंसर आ गया और एक ही आंसर है। क्लियर हुई बात? चलिए नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ा रहे हैं। देखें, वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला फिर से एक बार समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूं। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये 3, ये 4, ये 5, हमें चाहिए रहता sin 53, cos 53, sin 37, cos 37। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपल सी बात है, सबके अपॉन में 5 तो आता ही है, 3/5, 4/5, 3/5, 4/5। अब वहां पे कंफ्यूजन होगा कि 3/5 कौन सा, 4/5 कौन सा। तो उसमें ध्यान रखना है कि कॉस जो रहता है ना, सी से कॉस, सी से कमीना, केस होता है तो ये कॉस सी से कुत्ता, ठीक है, ये हमेशा उल्टा पुल्टा ही काम करता है। तो बड़े एंगल पे ध्यान से देखो ना, बड़े एंगल पे, ये 53 बड़ा एंगल है ना, तो बड़े एंगल पे साइन बड़ी वैल्यू देगा पर कॉस उल्टी वैल्यू देगा छोटी। तो बड़ी वैल्यू क्या है 4/5 और छोटी वैल्यू क्या है 3/5। तो कॉस कुत्ता उल्टा है, ठीक है। तो ये वाला जब एंगल छोटा हो जाएगा ना तो ये बड़ी वैल्यू देगा, बड़ी वैल्यू क्या होती है 4/5, और ये वाला छोटी वैल्यू देगा 3/5। ये वाला साइन है ना, सिंपल है, उसका नाम से दिख रहा है, साइन इज सिंपल। बड़े पे बड़ा, बड़े पे बड़ा, छोटे पे छोटा, छोटे पे छोटा, जबकि कॉस उल्टा है, कुत्ता है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, छोटे पे बड़ा, बड़े पे छोटा, ऐसा उल्टा उल्टा करेगा वो, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखें, ये याद रखने के लिए, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है। सी याद रख लेना और ये वाला जो है वो साइन याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं, नोट करना हो तो कर लो फटाफट एक बार फिर से। चलो नीचे देख, अब क्वेश्चन एक और ध्यान से करना। ये है 53 और ये फोर्स या वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी भी होगी तो भी चलेगा। वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर। फाइंड कंपोनेंट्स, फटाफट करके होता हूं। फाइंड कंपोनेंट्स, तो सिंपल सी बात है, इसके साथ एंगल है ना आपकी बात, तो इसके साथ कॉस आएगा, तो इट इज वी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा वी साइन थीटा। v की जगह 30 साइन ऑफ 53, ठीक है, ये हो जाएगा v 30 कॉस ऑफ 53। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 53, कॉस जो है वो बड़े पे छोटा देता है, बड़े पे छोटा देता है तो देगा 3/5, और ये वाला देगा 30 साइन 53 इज 4/5। ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स, 6 3 18 न्यूटन, न्यूटन नहीं मीटर पर सेकेंड, जो यूनिट है वही रहेगी, जो यूनिट क्वेश्चन में दिए वही रहेगी। और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, 6 4 24, तो इट इज 24 मीटर पर सेकेंड। अब इसका आंसर कैसे लिखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल मतलब इधर वाला जमीन के साथ, तो ये वाला 24 न्यूटन है, इट इज 24 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, सॉरी। एंड वर्टिकल कंपोनेंट,
वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू कितना भैया 18, इट इज 18 मीटर पर सेकेंड। अब एक्स वाई के चक्कर में मत पड़ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलो, ज़्यादा आसान नहीं है तो फिर लिखना है तो फिर इसको एफ एक्स लिखो या वी एक्स लिखो, यहाँ पे वेलोसिटी है तो वी एक्स इट इज इक्वल टू वाई, वाई दिशा में ये एक्स दिशा में। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलिए नोट करिए इसको, एक आध क्वेश्चन और करेंगे। देखिए ये थीटा, ये भी थीटा, इसकी वैल्यू है 20√2 न्यूटन। क्वेश्चन है फाइंड कंपोनेंट्स along x axis and y axis। अब सीधी बात है, इसके कंपोनेंट होगा f इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब अपन ने तो बोला था कि जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस हो जाता है। अब यहां तो क्या हो रहा है कि ये भी थीटा ये भी थीटा है, तो फिर क्या करें? तो इधर कॉस लिखेंगे इधर लिखें तो कहीं भी लिख दो, दोनों भी कॉस लिख सकते हैं। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कंपोनेंट बराबर बराबर होंगे, क्योंकि थीटा बराबर बराबर है तो कंपोनेंट्स भी बराबर बराबर होंगे। और दूसरी चीज सबको पता है कि बीच में से लाइन जा रही है 90 डिग्री है, तो 45 इधर होगा, तो ये 45 मन से लिख सकते हैं ना अपन। अब 45 पे साइन लिखो या कॉस लिखो कोई फर्क पड़ता है। साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ इज इक्वल टू 20√2 इंटू कॉस 45। तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 20√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। इधर साइड भी वही आ जाएगी 20 न्यूटन, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया तुमको, दोनों बराबर है इसलिए 45 हो गए। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपन अलग अलग एक्सिस पे करते हैं। तो अपन ने सिर्फ एक्स वाई एक्सिस पे किया, माइनस एक्स एक्सिस भी होती है, माइनस वाई एक्सिस भी होती है, उस पर करके देखते हैं। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन। मैंने बोला कि ये एक्सिस है, तो अब इसके अंदर चारों एक्सिस आ गई, ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। अब हमारा जो वेक्टर है ना वो यूं जा रहा है, यूं। उसने एंगल बना रखा इधर से 37 डिग्री और उसकी वैल्यू जो है वो है 20 न्यूटन। फाइंड कंपोनेंट्स, फाइंड कंपोनेंट्स कुछ नहीं है, बहुत ही आसान, सेम है। इधर साइड बोलना कि इसके साथ थीटा है ना, उसके साथ कॉस, इस इधर साइड साइन, वैल्यू डाल दो, पहले वैल्यू डाल दो बाद में सोचेंगे। एफ की जगह 20, साइन 37, 3/5 छोटे पे छोटी वैल्यू देता है ये 3/5, तो ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल, तो इट इज 12 न्यूटन। और ये वाला एफ की जगह 20 कॉस 37 की वैल्यू 4/5 छोटे बड़ी वैल्यू देता है, तो 5 4 जो 20 इज इक्वल टू 16 न्यूटन। अब यहाँ पे देखना, ये जो है ये रिजॉल्व इस तरीके से हुआ है, यानी इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे रिजॉल्व हुआ है ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर जब इधर रिजॉल्व हुआ है तो क्या ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, तो बोलना माइनस एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर -16 आएगा। ठीक है, और ये वाला क्या माइनस वाई एक्सिस है ना, तो इसका आंसर -12 न्यूटन आएगा। इस तरीके से सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये इसका आंसर है अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, या तो आप लिखो कि अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस 12 न्यूटन। ठीक है, अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस इट इज 16 न्यूटन, सॉरी। और दूसरा लिखो अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस 12 न्यूटन, या तो ऐसा लिखो या फिर -12 -16 -12 लिखो। ये माइनस अगर एक्सिस पे नहीं लगा रहे तो अलोंग एक्स एक्सिस -16, अलोंग वाई एक्सिस -12, दोनों पे माइनस नहीं लगाना, या तो यहां लगा लो या यहां लगा लो, दोनों एक ही बात होती है। क्लियर हुई बात? तो ये अलोंग एक्सिस करने का भी तरीका आपको बता दिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। किसी एक्सिस पे प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, किसी पे एक प्लस एक माइनस होगा, इस तरीके से चेंज करते जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट।
ये वेक्टर 37 डिग्री, फोर्स इज ऑफ 10 न्यूटन, बोलो कितना आएगा। तो पहली चीज ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है, तो इसका आंसर एक्स पॉजिटिव में और वाई नेगेटिव में आएगा। यानी एक्स कंपोनेंट वो आप पॉजिटिव लिख सकते हो, पॉजिटिव दिस, और वाई कंपोनेंट को आप लिख सकते हो निगेटिव ऑफ दिस, या फिर दूसरा तरीका, और along positive x-axis is this and along negative y-axis is this। अब आएगा कितना, तो ये वाला जिसके साथ एंगल है उसके साथ कॉस, तो ये वाला कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है त्रिशूल बनता है ये, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है ना। इस तरीके से तीन बनेंगे, एक इधर बनेगा इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, ये त्रिशूल बन गया ना। मान लो कि वेक्टर इधर होता तो एक इधर बनता है, एक इधर बनता है, एक इधर बनता है, ये त्रिशूल इस साइड बन जाता। इधर साइड वेक्टर होता तो एक इधर बनता, एक इधर बनता, तो ये त्रिशूल इधर बन गया। पहले वाले क्वेश्चन में इधर साइड वेक्टर था ना, तो त्रिशूल किधर बना था, इस साइड बन गया था। ये तीनों एरो एक ही तरफ होने चाहिए। ऐसा मत कर देना कि ये इधर कंपोनेंट करा तो इसका तो इधर कर दिया और उसको उधर कर दिया, ऐसा नहीं है। ये तीनों एक ही क्वाड्रेंट में होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अपन वैल्यू डाल देते हैं। तो इट इज 10 cos 37, क्योंकि जिसके साथ थीटा उसके साथ cos, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 37। बात अलग है कि बाद में माइनस लगा देंगे, sin 37 3/5, ठीक है। ये दूसरे दो बार कैंसिल, तो इट इज 6 न्यूटन, ये कंपोनेंट आ गया इसका, ठीक है, ये आ गया 6 न्यूटन। और ये वाला कितना हो जाएगा 10 cos 37, cos 37 cos में छोटा बड़ा होता है, तो मेरा कोड तुम समझ गए हो क्या बोला मैंने। तो इट इज 8 न्यूटन, 8 न्यूटन 6 न्यूटन। तो एक्स कंपोनेंट इसका आया 8 न्यूटन, वाई कंपोनेंट इसका आया कितना 6 न्यूटन। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव के साथ लिख दिया, पॉजिटिव इधर लिख दिया तो इधर साइड दोनों पॉजिटिव लिखने, 8 न्यूटन 6 न्यूटन, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन। क्लियर हो गई बात। ये वाला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। अब बताए आपको कंपोनेंट करना समझ में आ गया। कंपोनेंट मतलब क्या, दो पार्ट्स करने हैं। क्यों? क्योंकि एक को अलग काम असाइन करना, दूसरे को अलग काम असाइन करना। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, कभी हाइट पूछी हो कि बॉल फेंक की हाइट कितनी है, तो फिर अपन सिर्फ यही कंपोनेंट से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये वाला कंपोनेंट देखेंगे ही नहीं। और अगर उसने पूछी रेंज कितनी है, तो ये वाला कंपोनेंट सॉल्व कर देंगे, ये वाला नहीं देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा उस वक्त की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा कंपोनेंट यूज में लाना। क्लियर हुई बात। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में।